शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक कला है। जिस प्रकार प्रत्येक कला के कुछ सिद्धांत होते हैं, उसी प्रकार शिक्षण के भी शिक्षण करते समय प्रत्येक शिक्षक को इन सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ता है और उनका व्यवहार में प्रयोग करना पड़ता है। ऐसा किए बिना वह अपने शिक्षण को सफल नहीं बना सकता है। अतः प्रत्येक शिक्षक के लिए शिक्षण को सामान्य सिद्धांतों की शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों की जानकारी होना आवश्यक है। शिक्षण के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत और निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, प्रजातांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत आदि आदि। अब सबसे पहले बात करते हैं हम क्रियाशीलता के सिद्धांत की। क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत क्या होता है कि आप जानते हैं कि बालक स्वभाव से क्रियाशील होता है। छात्र जिस काम को अपने आप करता है उसे जल्दी सीखता है और वह ज्ञान स्थायी होता है। बालक के जीवन की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं वो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। इसी कारण शिक्षा शास्त्री इस बात पर विशेष बल देते आए हैं कि बालक के मस्तिष्क व शरीर को क्रियाशील बनाकर ही किसी बात को भली भांति सिखाया जा सकता है। इस बात को शिक्षा शास्त्री फ्रोवेल महोदय ने लिखा है। बालक प्रक्रिया के द्वारा यानी बालक क्रिया के द्वारा बालक क्रिया के द्वारा सीखता है। बालक क्रिया के द्वारा ही कार्य को सीखता है। अतः जहाँ तक हो सके करके सीखने का अवसर दिया जाए, यानी लर्निंग बाय डूइंग। According to Froebel, the child learns the work only through action. So as far as possible, the child should be given the opportunity to learn by doing. रायवर्न महोदय कहते हैं कि छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत संपूर्ण शिक्षण में सर्वप्रथम महत्व रखता है। छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत संपूर्ण शिक्षण में सर्वप्रथम महत्व रखता है। Rayburn is written giving first place to the principle of activity on the part of pupil. Please show the first importance in all teaching.
क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है उसमें बच्चे को जो शिक्षण कार्य किया जाता है वो विशेष रूप से हमें बच्चे को क्रिया करा के कराना चाहिए, यानी करके सीखने पर निर्भर करता है। इसी के अंतर्गत दूसरा सिद्धांत आता है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा एक शक्ति है जो किसी भी कार्य को करने के लिए बच्चे में उत्सुकता व सक्रियता विकसित करती है। शिक्षण अधिगम की सफलता के लिए भी ये जरूरी है कि पहले बच्चे में नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न की जाए। शिक्षण के लिए ऐसी क्रियाओं की व्यवस्था की जाए जिससे बच्चा पाठ्य सामग्री की तरफ आकर्षित हो और प्रेरणा द्वारा ही बच्चे को पढ़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जा सकता है। तो जो अधिगम होता है वो किसके द्वारा होता है? प्रेरणा के द्वारा होता है। और जब प्रेरणा उत्पन्न होगी तो बच्चा अध्ययन में रुचि लेने लगेगा, उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। जो तीसरा सिद्धांत बनता है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। और प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? रुचि से मिलेगी। रुचि कार्य करने की प्रेरणा देती है। अतः शिक्षण कराने के लिए शिक्षक को छात्रों में कार्य करने के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। छात्र को किस कार्य में रुचि होती है वह उसे ध्यान से करता है। जिस कार्य में रुचि होगी बच्चा उसी कार्य को ध्यानपूर्वक करेगा, मन से करेगा और उस कार्य को करने में अपनी सारी शक्ति को लगा देगा। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए छात्र की पाठ्य वस्तु में रुचि जागृत करना आवश्यक होता है। विंसेंट महोदय इस बारे में लिखते हैं, जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि नहीं होगी तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य नहीं होगा। यानी विंसेंट महोदय क्या कहते हैं? द टीचर बेस्ट वर्क विल नॉट बी डन अनलेस pupils are activities interested। जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि उत्पन्न नहीं होगी तब तक शिक्षक का कार्य सर्वोत्तम नहीं होगा। इसलिए शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए बच्चों में रुचि उत्पन्न करना होता है और पाठ्यक्रम में रुचि बनानी पड़ती है, विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करनी पड़ती है और बच्चों को उसके प्रति प्रेरणा मिलती है। और प्रेरणा कब मिलेगी, रुचि कब उत्पन्न होगी? जब उस छात्र का, उस बालक का, उस व्यक्ति का संबंध उसके जीवन से होगा। और जब तक उस विषय का, उस सब्जेक्ट का, उस कार्य का संबंध व्यक्ति से नहीं होगा तब तक वह उसमें न रुचि लेगा, न उसकी रुचि लेगा ही नहीं और उसका इंटरेस्ट उसमें जाएगा ही नहीं। इसलिए चौथा जो शिक्षण का सिद्धांत शिक्षा शास्त्रियों ने दिया है वो दिया है जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत।
जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। जीवन क्या है? जीवन एक अनुभव है। अतः छात्र को सिखाई जाने वाली बात का संबंध उसके जीवन के अनुभवों से होना चाहिए। जब बालक के अनुभव का संबंध उसके जीवन से होगा तो अध्ययन में रुचि लेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि ये जो भी मैं अध्ययन कर रहा हूँ, जो भी मैं सीख रहा हूँ, वो उसके भविष्य में काम आने वाला है। इस विषय में रायवर्न महोदय लिखते हैं, जीवन एक निरंतर अनुभव है। जो कुछ हम करते हैं उसका अतीत और भविष्य में संबंध होता है। According to Rayburn, life is a continuous experience. Something that you do is related to the past and the future. इसलिए शिक्षक को जो कुछ भी सिखाना है, जो कुछ भी पढ़ाना है, उसका संबंध बालक के जीवन से होना चाहिए। यानी बालक, उस विषय वस्तु का संबंध, उस पाठ्यक्रम का संबंध उसके बालक के जीवन से होगा, तो वो अवश्य ही उसमें पढ़ने में रुचि लेगा और उसे पढ़ने में प्रेरणा मिलेगी। इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं उसका जीवन से संबंध भी है, विषय वस्तु का, पाठ्यक्रम का। लेकिन जब उसे किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है, तब भी वह छात्र अध्ययन में रुचि नहीं लेगा। इसलिए विषय वस्तु का संबंध, उस पाठ्यक्रम का संबंध छात्र के उद्देश्य की पूर्ति से होना चाहिए। छात्र के उद्देश्य की पूर्ति उस सिद्धांत के द्वारा, उस अध्ययन के द्वारा होगी, तो निश्चित ही छात्र उसके अध्ययन में विशेष रुचि लेगा। निश्चित उद्देश्य के संबंध में रायवर्न एवं फोर्ज कहते हैं, हमें प्रत्येक पाठ का उद्देश्य जानना आवश्यक है, क्योंकि इसके प्रत्येक भाग और प्रत्येक वस्तु जिसे हम और हमारे छात्र करते हैं, उस उद्देश्य पर भी निर्भर होने चाहिए। हमें प्रत्येक पाठ का उद्देश्य जानना आवश्यक होता है, क्योंकि इसके प्रत्येक भाग और प्रत्येक वस्तु जिसे हम और हमारे छात्र उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उस उद्देश्य पर निर्भर होने चाहिए। अर्थात यानी उस पाठ्यक्रम का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, जिसके द्वारा छात्र का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो। रायवर्न एंड फोर्ज says that must know the purpose of each lesson, because every part of it and everything that we and our students do should depend on the objective. ये रायवर्न और फोर्ज ने अपने शब्दों में लिखा है। अब हमारे सामने अध्ययन में एक समस्या आती है, क्योंकि एक क्लास के अंतर्गत भिन्न भिन्न स्तर के छात्र होते हैं, उनका बुद्धि लब्धि स्तर भी भिन्न भिन्न होता है, उनका जो IQ है समान नहीं होता है। इस स्थिति में जो शिक्षा शास्त्रियों ने एक सिद्धांत दिया है, वो दिया है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत।
कक्षा शिक्षण में वैयक्तिक भिन्नता को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कक्षा में सभी छात्र एक ही बुद्धि लब्धि के या समान मानसिक स्तर के नहीं होते हैं, क्योंकि छात्रों में वैयक्तिक भिन्नता एवं प्राकृतिक स्थिति में अंतर पाया जाता है, उनके स्वभाव में अंतर पाया जाता है। कुछ विद्यार्थी विषय वस्तु को तुरंत समझ लेते हैं, लेकिन कुछ छात्रों को वही विषय वस्तु बहुत देर में समझ आती है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को मंदगति से सीखने वाले छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और योग्य छात्रों को समुचित मार्गदर्शन भी करना चाहिए। इस प्रकार वैयक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करने से छात्र लाभान्वित होते हैं। इसी के साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए एक योजना तैयार की जाए और उस योजना को जो कहा जाता है उसको कहा जाता है नियोजन का सिद्धांत। शिक्षण में उसे नियोजन का सिद्धांत कहते हैं। नियोजन का सिद्धांत नियोजन के सिद्धांत से तात्पर्य शिक्षक कक्षा में जाने से पहले योजना बनाता है, जिसमें समस्त क्रियाओं का निर्धारण करता है। अतः पाठ के उद्देश्यों के आधार पर शिक्षक को अपने पाठ का नियोजन कर लेना चाहिए। इससे शिक्षण सरस, रोचक एवं प्रभावशाली बनता है। योजना शिक्षण के लिए विशेष आवश्यक कार्य होता है। नियोजन करने के साथ साथ हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पाठ्यक्रम एक अध्याय, एक यूनिट बहुत बड़ी होती है। उसमें से हमें क्या पढ़ाना है, छात्रों के लिए क्या उपयोगी है, इस बात का सिलेक्शन करना होता है। शिक्षा शास्त्रियों ने इसे चयन का सिद्धांत कहा है। चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। क्योंकि आप जानते हैं ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत है, अतः संपूर्ण ज्ञान होना छात्र व शिक्षक के लिए असंभव बात है और यह अधिक उपयोगी भी नहीं होता। इसलिए छात्रों को दिए जाने वाले ज्ञान का चयन बड़ी सावधानी एवं सजगता के साथ करना चाहिए। शिक्षण हेतु जिस विषय वस्तु का निर्धारण किया गया है उसमें से आवश्यक एवं उपयोगी तथ्यों को चुनकर व्यवस्थित कर लेना चाहिए और आवश्यक चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र
आदि भी तैयार कर लेने चाहिए। इससे शिक्षक सफलतापूर्वक अपना कार्य पूर्ण कर लेता है। इस संबंध में रायवर्ण महोदय कहते हैं, चयन का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है और शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर रहती है। अतः शिक्षक को किसी निश्चित उद्देश्य के अनुसार ही विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। इससे छात्र व शिक्षक दोनों को ही लाभ होगा। जहाँ शिक्षक पाठ का विकास आसानी से कर लेता है, वहीं विद्यार्थी उसे आसानी से ग्रहण कर लेता है। इसके साथ साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हमने सीखा है उसको स्थायी कैसे बनाया जाए। अगर जो हमने आज सीखा है उसका रिवीजन न किया जाए तो हम उसे भूल जाते हैं। उस स्थिति में जो 8वां सिद्धांत है वो है आवृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। किसी विषय वस्तु के ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने हेतु आवृत्ति मतलब अभ्यास अति आवश्यक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अर्थात अभ्यास व्यक्ति को कुशल बनाता है। अभ्यास व्यक्ति को कुशल बनाता है और जो अभ्यास होता है वो 3 प्रकार का होता है, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। रायवर्ण महोदय ने इस विषय में जो लिखा है वो कहते हैं कि अभ्यास अधिक उपयोगी नहीं है अगर शिक्षक इसका अभ्यास पठित विषय वस्तु की जांच हेतु साधन के रूप में प्रयोग करता है। प्रश्नों के द्वारा शिक्षक अभ्यास कराने वाले कार्य को सक्रिय करने में छात्रों की सहायता कर सकता है और परिणाम स्वरूप ऐसा अभ्यास अधिक महत्वपूर्ण होता है। जबकि डॉक्टर विजेंद्र सिंह कहते हैं, पांडित्य अभ्यास एवं भूल से ही आता है। डॉक्टर विजेंद्र सिंह सेज एरुडिशन कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस एंड एरर, यानी व्यक्ति जो सीखता है वो अपनी गलतियों से और अभ्यास से सीखता है। इसके साथ ही साथ
अब हम बात करते हैं, इसके बाद आता है प्रजातांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग, या इसे हम जनतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत कह सकते हैं। जनतांत्रिक व्यवहार के सिद्धांत का तात्पर्य है कि अध्यापक पाठ के विकास में छात्रों का सहयोग ले एवं अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के साथ साथ छात्रों को अपनी समस्याओं के समाधान की छूट दे। इससे विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन की आदत का विकास होता है। इससे आत्मविश्वास, आत्मगौरव तथा आत्मसम्मान आदि अनेक गुणों का विकास होता है। इससे छात्रों का व्यक्तित्व सहज रूप से ऊंचा उठ जाएगा। अतः शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए जनतांत्रिक व्यवहार के सिद्धांत को अपनाना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि छात्रों को जो शिक्षण कार्य कराया जाए उसमें मनोरंजन का भी स्थान होना चाहिए। इस विषय पर उनका मानना है कि जब छात्र एक ही जगह पर बैठा रहता है काफ़ी समय तक तो वो बोरियत महसूस करने लगता है। इसको देखते हुए उन्होंने शिक्षण के सिद्धांतों में एक मनोरंजन का सिद्धांत दिया है, यानी प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन। जब विद्यार्थी कक्षा में बैठे बैठे कई बार बोरियत महसूस करते हैं, और ऐसा तब होता है जब शिक्षण होते होते लंबा समय हो जाता है अथवा शारीरिक कार्य अत्यधिक किया जाता है। ऐसी स्थिति में छात्र शिक्षण के दौरान रुचि लेना बंद कर देता है। विशेष करके यह स्थिति छोटी कक्षाओं में अधिक उपस्थित होती है। ऐसी स्थिति में शिक्षण के दौरान उदाहरण, दृष्टांत प्रस्तुत करने चाहिए जिनसे छात्र ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ आनंद उठा सके। अतः शिक्षक को मनोरंजन के सिद्धांत को ध्यान में रखकर भी शिक्षण कार्य करना चाहिए। इसके साथ साथ और भी संबंध है, जैसे कि सहसंबंध का सिद्धांत इत्यादि इत्यादि। ये छात्रों जो शिक्षण के सिद्धांत हैं, बीएड पार्ट 1, बीएड पार्ट 2 दोनों में काम आते हैं। डीएलएड में भी काम आते हैं, पढ़ाए जाते हैं, बीएसटीसी वगैरह। साथ ही साथ बीएड के अंतर्गत लर्निंग एंड टीचिंग के अंतर्गत ये पेपर आता है, तथा
बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कि आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है जो भी हो उन सभी में काम आने वाला टॉपिक है। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है।